अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है जमील सुखेरा। हिना न्याजी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। जल्दी से आज के शो का आगाज करते हैं और सबसे पहले आज की अच्छी बात करते हैं। आज की अच्छी बात है वालिदैन का एहतराम। सॉरी, मैं आपकी एहतराम में कुछ ऐड करना चाह रही है। एहतराम में ही मैं कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। अच्छी बात शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है हम अच्छी बात की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले मैं एक और अच्छी बात जो है मुझे लगता है वो इस अच्छी बात की तमहीद बांधना चाहती हैं आप? बिल्कुल। जहां हम वालिदैन का एहतराम या वालिदैन की बात करते हैं वहीं पर हमें दूसरों का भी एहतराम करना चाहिए, दूसरों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। नींद जो है ना ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और जब आप सो रहे होते हैं, आप नींद में होते हैं और जब आपने सुबह मॉर्निंग में आना होता है, आके शो करना होता है या किसी जॉब पर जाना होता है या स्कूल जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, कॉलेज अटेंड करना होता है, तो मुझे लगता है नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। और नींद ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका सारा दिन बहुत बेहतर यानी कि बेहतरीन गुजरता है। तो नींद में क्या हुआ है? कोई खलल डला आपकी नींद में? बहुत बुरा खलल डला है और मैं मैसेज कल रात की बात है? रात ही कह सकती हूँ मैं तो, क्योंकि मेरी तो वो रात ही होती है। क्या हुआ? अब हम हिना से पूछते हैं क्या हुआ हिना। 5:40 पे मुझे एक कॉल आती है और कॉल में मुझसे ये पूछा जाता है, एक कॉल आई मैंने इग्नोर की, मुझे लगा कि शायद गलती से हाथ लग जाता है ना, आपका अक्सर ऐसा होता है, आप स्पीड डायल पे होता है या कोई कॉल बैक हो जाता है। रिलेटेड टू काम थी कोई कॉल? यस इट वाज, बस इतना मैं बता नहीं सकती कि कॉल एग्जैक्टली क्या थी या किसकी कॉल थी, लेकिन यहाँ पर मेरा फोकस क्या है जमील, मैं आप ये छोड़ दें किसकी कॉल थी। कॉल एक दफ़ा आई, दूसरी दफ़ा आई, तीसरी दफ़ा जब आई तो मैं परेशान हो गई कि एक नंबर से बार बार कॉल आ रही है तो मुझे अटेंड कर लेनी चाहिए, शायद कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसा एलिमेंट हो, किसी को मेरी ज़रूरत। तो मैंने नींद में जब कॉल उठाई तो आगे से एक बहुत ही मैं कहूँगी कि अनइम्पॉर्टेंट बात थी या वो ऐसी बात थी कि जो दिन के किसी भी टाइम मुझसे की जा सकती थी और कभी भी जो है ना। हिना, आपने बहुत अच्छी बात की है और ये बहुत अच्छा मैसेज है। हमें अपने अंदर ये रवैये तब्दील करने की जरूरत है। अगर आपकी कॉल किसी ने नहीं उठाई तो आप उसकी बैक कॉल का वेट करें, और अगर नहीं, अगर आपको बहुत इमरजेंसी, आपने दूसरी कॉल की, अगर वो भी नहीं उठाई जा सकी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तीसरी, चौथी, पांचवी कॉल करते रहें, और ये तो बड़ा डिस्टर्ब करने वाला है, अनएथिकल है। देन आप किसी को ये कह रहे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि ये तो कॉल करने का टाइम नहीं है, तो उनका एक बड़ा जबरदस्त जवाब था जो मैं ऑन एयर अभी नहीं बता सकती, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो है वो तमीज के दायरे में आती हैं, कुछ चीजें जो है ना वो एथिक्स में आती हैं, बेसिक मैनर्स, बेसिक एथिक्स होते हैं। तो हमें एहतराम करना चाहिए लोगों का, लोगों की नींद का। आपने बहुत अच्छी बात किया, मेरा ख्याल है इतनी बात ये बहुत है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एहतराम, आपने जिस एहतराम का जिक्र किया, इसी एहतराम को हम वालिदैन के एहतराम की तरफ लेकर चलते हैं। वालिदैन अल्लाह ताला का दिया हुआ नायाब तोहफा है। वालिदैन बगैर किसी लालच के अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, उनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, उनकी खुशी, गमी, दर्द, तकलीफ, हर चीज़ में उनका साथ देते हैं। और इंसान अगर चाहे भी तो अपने वालिदैन के एहसानों का बदला पूरी ज़िंदगी भी नहीं चुका सकता। वो हमारी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी तक भूल जाते हैं, और अल्लाह ताला का फरमान है कि अपने वालिदैन का एहसान मानो, उनका एहतराम करो। अगर अल्लाह के बाद कोई अहमियत रखता है तो वह वालिदैन हैं जो हमें दुनिया में रहने के काबिल बनाते हैं। तो इस्लाम में वालिदैन की अताअत व फरमाबरदारी, उनकी खिदमत और उनसे हुस्न सलूक की सख्त ताकीद मिलती है। इसीलिए आज की अच्छी बात हमने ये चूज की कि वालिदैन का एहतराम किया जाए। बिल्कुल। और जमील, एक हदीस भी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ्त किया कि औलाद पर वालिदैन का क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारी जन्नत और दोज़ख दोनों हैं, यानी तुम इनकी खिदमत व अताअत करो और उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। और मुझे लगता है जमील, वालिदैन जब एज के उस हिस्से में आते हैं, जब वो बुढ़ापे में चले जाते हैं तो वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो जाते हैं, बर्दाश्त भी उनमें कम हो जाती है, फिर बच्चों, वो साइकिल रिपीट होता है ना, वो खुद बच्चे बन जाते हैं। तो वो सही हमारा इम्तिहान होता है कि हम किस तरह से अपने वालिदैन को ट्रीट करते हैं। और कहा यह गया है कि वालिदैन के सामने उफ तक नहीं करनी चाहिए जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें वालिदैन का एहतराम जो है, और हिना हमें कितनी मिसालें मिलती हैं जो दिल चीरती हैं, और बड़ा हैरान होता है इंसान के वालिदैन पर तशद्दुद किया जाता है। बहुत सी ऐसी स्टोरीज रिपोर्ट होती हैं, बांध के रखा जाता है। प्रॉपर्टीज के मसलों में वालिदैन को इतना पेन से गुजरना पड़ता है अपने बच्चों के हाथों। ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया है जो हमने सोचा कि आज। और जमील, अगर हम रोड्स पर भी देखें, जो बुजुर्ग लोग हमें मांगते हुए नजर आते हैं, भीख मांगते हुए अक्सर लोग हमें नजर आते हैं, एज के वो इस हिस्से में होते हैं कि वैसे तो बच्चों का फर्ज है कि उनका ख्याल रखें,
उनकी जो है ना उनकी ज़रूरियात पूरी करें। लेकिन अगर किसी न किसी वजह से नहीं कर पाते तो अगर रोड पे आपको कोई ज़ईफ़ शख्स नज़र आता है, कोई ख़वातीन में से आपको कोई ख़वातीन ऐसी नज़र आती हैं रोड पर जो ज़ईफ़ हैं, तो प्लीज़ उनका ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि वो उम्र के उस हिस्से में होते हैं ना वो खुद कमा सकते हैं ना उस तरह से मेहनत कर सकते हैं। तो अक्सर हम इस तरह के लोगों को जब रोड्स पर देखते हैं, ट्रैफिक में भी मैं अक्सर स्टक होती हूँ, तो ऐसी मुझे बहुत सारी मिसालें देखने को मिलती हैं। ज़ईफ़ लोग, रोड्स की बात की, अब तो अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोगों ने ये एक तरीका बना लिया कि वो अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ना बाइक होगी उनके हाथ में और माँ या बाप होगा बूढ़ा साथ, और पैदल सफर कर रहे होंगे और मांग रहे होंगे मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है, पैसे नहीं है, ठीक है। तो वो एक तर्स भी आता है। अब देखिए कि किस तरह आप इस्तेमाल कर रही हैं, उस बुजुर्गी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वालिदैन का एहतराम बहुत जरूरी है जनाब। और मैं तो आज के बच्चों को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, जरूर, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो भी मैं कहूँगा कि हम हमारी एज के लोग कहते हैं कि वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि आज के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं हैं और उसी तरह उनको अपने बच्चों के हाथों बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं, बहुत शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। तो आज के बच्चों को भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वालिदैन का एहतराम बहुत ज़रूरी है। हमें सख्त तलकीन की गई है, कुरान पाक में भी, हदीस में भी मिलता है, अल्लाह ताला के अहकामात में है कि वालिदैन का एहतराम किया जाए। और दुनिया में सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वालिदैन जैसा जो तोहफा है, जिसके माँ बाप नहीं है, आप उनसे पूछें तो माँ बाप जो है ना वो बहुत कीमती तोहफा है अल्लाह ताला का। जितना हो सके आप उनका ख्याल रखें, जितना हो सके आप शफकत से पेश आएँ, प्यार से उनसे बात करें। अक्सर हम लोग टेम्परामेंट हमारा लूज हो जाता है, वो बार बार कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, बुजुर्ग हैं, उम्र के उस हिस्से में चले जाते हैं, अक्सर चीज़ें उनको वैसे भी समझ नहीं आ रही होती। तो प्लीज़ अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें, वालिदैन के साथ शफकत से पेश आएँ, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, और बड़ों से वैसे भी बरकतें होती हैं। बहुत अच्छी बात की आपने ही ना। अब आगे बढ़ते हैं, खाने की बात ना करें और जल्दी से हम खाने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि नाश्ते का टाइम है। तो हम जिस तरह अपने नाज़रीन को पहले मुख्तलिफ नाश्तों के बारे में बताते थे कि कौन सा नाश्ता मशहूर है, तो आज जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक फूड पॉइंट, जबरदस्त। उससे पहले मैं लाहौर के खानों की थोड़ी सी छोटी सी बात करूंगा कि लाहौर के जो खाने और खाबे हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। मैं लंदन भी जब गया है ना, तो वहाँ एक इलाके में लाहौरी रेस्टोरेंट के नाम से, लाहौरी रेस्टोरेंट इस नाम से रेस्टोरेंट था, और वहाँ पे हलवा पूड़ी, नान चने, मिठाई, ऑथेंटिक टेस्ट था। यस, ऑथेंटिक भी था, यस। अच्छा। और वो पाकिस्तानी थे, और वहाँ पे रश लगा होता होगा, देसियों का तो रश एग्जैक्टली। तो जनाब जब लाहौरी नाश्ते की बात होती है तो नीला गुंबद के मशहूर हाजी गुलाम रसूल चने का जिक्र जरूर होता है। ये चने इंतहाई लजीज हैं और इन्हें खाने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। कुछ दिन पहले हिना ने भी जिक्र किया कि मैं तो संडे वाले दिन जो है इनको बहुत ज्यादा, और संडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं फैमिली के साथ जाऊं और उनके जो मटन चने हैं ना, वो जबरदस्त। और उसके बाद फिर गर्मा गर्म गुलाब जामुन अगर आपने नहीं खाए ना, तो इसका मतलब है आपने भरपूर जो है ना, साथ नान या कुलचा, लस्सी भी अगर गर्मी हो तो घी लगा हुआ। अब अमन के पास चलते हैं और अमन हमें बताएंगी कि आज वो हमें कौन कौन से चने खिला रही हैं। जी बिल्कुल, लाहौरी नाश्ते की बात हो और नीला गुंबद के मशहूर हाजी गुलाम रसूल के चने की बात ना हो, ये कैसे मुमकिन है। इनके चने इतने लजीज होते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है इनके चने जो है ट्राई करने आते हैं, अपने रिश्तेदारों को लेकर आते हैं इनके पास। अगर नाश्ते का टाइम हो तो कभी भी वो मौका जाने नहीं हाथ से देते कि इनके चने जो है हाजी गुलाम रसूल के वो ज़रूर ट्राई करें। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन चनों में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इनके चने 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक वो इसी तरह मशहूर हैं। जी अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे अपने चनों का जो है ना वो राज बताएं। सबसे पहले तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है कि इनका क्या ऐसा राज है कि 70 साल से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो थकते नहीं है चने आपके खा खा के। ये राज इसमें कोई नहीं है, माँ बाप की दुआओं का असर है। वही आइटम्स हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह पाक का कोई ख़ास करम है मेरी ज़ात पे, मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है। तो कौन कौन से चने हैं आपके पास जो मतलब कि ये अंडा चना लग रहा है मुझे, तो इसके अलावा कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं आपके पास चने? मेरे पास मटन चने होते हैं। मटन जो है ना वो बेहतरीन क्वालिटी का है, तो वही लोग खाने के लिए आते हैं इस गली में, मटन और चने। तो मटन चने और इसके अलावा मैंने सुना कि मटन के कोफ्ते भी होते हैं। कोफ्ते भी होते हैं और मुर्ग की यखनी है, वो लाहौरी स्वाद समझ के पीने आते हैं। देसी मुर्ग?
देसी मुर्ग की यखनी होती है और मटन की यखनी होती है और मटन के कोफ्ते हैं। मटन जो है ना वो बेहतरीन क्वालिटी का है। पूरे लाहौर में इंशाल्लाह ऐसा मटन नहीं आपको मिलेगा, जैसा होटलों पे पकता है वैसा नहीं है। इसकी ख़रीदारी मैं खुद करता हूँ, खुद लेके आता हूँ, खुद काटता हूँ, खुद बनाता हूँ, बेहतरीन क्वालिटी का। तो कितने की प्लेट है आपकी, चनों की भी और मटन और कोफ्ते? 100 रुपये की चने की प्लेट है, गरीब भी पहुँच में है। मटन खा लेता है 600-700 रुपये में, पेट भर के रोटी खा लेता है। इन्होंने हमें अपने चनों के बारे में बताया, वैरायटी के बारे में बताया, तो आज मैं इनसे ज़रूर जो है वो नाश्ता करके जाने वाली हूँ। और यहाँ बहुत सारे लोग इस वक्त बैठे यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनको ये चने किस तरह के लगते हैं और हम खुद भी ट्राई करते हैं। जी साम वालेकुम। अच्छा, आप यहाँ पर जो है नान चने खा रहे हैं, तो आप पहले भी खाते हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? कैसा जायका है इनका? नहीं, इनका जायका बहुत मज़े का है, बल्कि संडे के संडे ब्रेकफास्ट हम इधर से ही करते हैं और अक्सर इधर से आके खाते हैं। तो अपनी फैमिली के साथ भी आप, जिस तरह संडे को बताया, आप आकर खाते हैं, तो या पैक करवा कर लेकर जाते हैं या? अभी कभी अक्सर फैमिली के साथ भी आ जाते हैं, फिर कभी पैकिंग भी करवा लेते हैं। हमारे शॉप भी करीब है, अक्सर पैकिंग करवा के शॉप पर मंगवा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी मुझे बताइएगा अंकल, आप यहाँ पर चने खाने आए हैं, तो क्या क्या जायका है इनका और कि अमूमन रोज़ पहले भी आते हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं? जी मैडम, मैं बल्कि इस चीज़ को आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेरे वालिद साहब सेक्रेटेरिएट में जॉब करते थे, तो मैं इधर आता था। मुझे इतना याद है कि मैं उस वक्त, मेरी एज 7-8 साल की थी जब से मैं गुलाम रसूल चने वालों के पास आ रहा हूँ। इनका टेस्ट जो है ना वो इनकी बड़ी एक मुनफरद हैसियत है और अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे लोगों का हर वक्त आपको रश नज़र आएगा। और स्पेशली मैं यहाँ पे संडे वाले दिन बच्चों को भी लेकर आता हूँ, तो इस हवाले से ये बड़ा मशहूर है। तो अल्लाह ताला इनके काम में मज़ीद बरकत दे, तो ये हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है। जी सर, आप यहाँ पर जो है मैंने चने खाने आए हैं, तो इनका मुझे जायका बताइएगा और उन पहले भी आते हैं या फिर फर्स्ट टाइम? मैडम, हम तो रेगुलरली यहाँ पे आते हैं। इनका जायका बहुत ही अच्छा होता है और हम तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो ज़रूर आते हैं यहाँ पे, और पूरे लाहौर में इन जैसा जायका कोई नहीं है। मैम आप बताइएगा कि आप भी तकरीबन इनकी तरह वीक में 2-3 दफ़ा आती हैं या इससे ज़्यादा भी आती हैं? ऑलमोस्ट हम, मेरा भी चक्कर इनके साथ लगता रहता है और माशाल्लाह यहाँ का जायका और इनकी जो यखनी है, मखसूस इनके जो चने हैं, बल्कि मैं तो प्रेफर करूँगी कि फैमिलीज़ को भी आना चाहिए यहाँ पे। एक हेल्दी डाइट भी है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी, उनका कहना है कि वो देसी मुर्गी की जो है वो यखनी यहाँ पर दी जाती है और सर्दियों का मौसम है, तो सवाल ये सबसे बड़ी बात है कि फ़्रेश यहाँ पे हर चीज़ होती है। कोई बिल्कुल भी आपको इसमें जायके से महसूस हो जाता है कि हर चीज़ फ्रेश है। थैंक यू सो मच। जी सर, मुझे बताइएगा कि नाश्ते के बाद जो है आपने यहाँ पर गुलाब जामुन खाए हैं, तो मुझे नाश्ते का टेस्ट भी बताएं और उसके बाद गुलाब जामुन को बताएं कि यहाँ का कैसा टेस्ट है। मैं तकरीबन 2007 से ऑनवर्ड आता हूँ ऑफ एंड ऑन। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो तब मेरा एक्सपीरियंस हुआ था चने खाने का, तब से लेकर आज तक इनका टेस्ट एज इट इज़ है। और इनका चनों का टेस्ट तो बहुत अच्छा है। चने खाने के बाद जब ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन आते हैं तो खाने का जो मज़ा होता है दुबाला हो जाता है। मतलब कि आपके लिए चनों के बाद गुलाब जामुन मतलब अधूरे हैं, अगर आप गुलाब जामुन ना खाए तो खाना अधूरा नहीं, खाने के बाद मीठा वैसे भी खाना सुन्नते रसूल है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है खाने के बाद। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। जी, हमने यहाँ पर लोगों से तो बात की और उन्होंने जायके की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है और साथ ही साथ गुलाब जामुन की। तो अब मैं ट्राई करती हूँ कि किस तरह के ये चने हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। थोड़े गर्म थे क्योंकि ये फ्रेश हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। इसके साथ ही साथ हम गुलाब जामुन ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं जो है अकेले खाऊं और मेरी टीम ना खाए। तो ये जो है मैं बकाया अपनी टीम के साथ खाऊंगी और सबसे पहले मैं गुलाब जामुन ट्राई करूंगी।
कोई मीठा लवर हो और उसको जो है गुलाब जामुन पसंद ना हो, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता। और बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन है, सर्दी का मौसम है और गरम गरम गुलाब जामुन जो है आप जब खाएं तो आपका मज़ा वैसे ही दुबाला हो जाता है। तो लोगों का कहना बिल्कुल ठीक था कि चने, कोफ्ते और गुलाब जामुन जो है यहाँ के बहुत ही टेस्टी हैं। आप सब भी आएँ और ज़रूर ट्राई करें। अमन, बहुत शुक्रिया आपका, हमें देखकर ही बहुत मजा आया। अब यकीनन हम या तो किसी दिन मंगवाएंगे और ये चने खाएंगे या फिर खुद वहाँ जाना पड़ेगा और इन चनों को एंजॉय करना पड़ेगा। या हम ऑफिस में भी मंगवा सकते हैं, सारे लोग मिलके भी खा सकते हैं। मेरा ख्याल है आज ही मंगवा लेते हैं। आज ही मंगवा लेते हैं। मैं कहता हूँ टीम हिना जो है ना वो नाश्ता करवा रही है शो के बाद और गुलाम रसूल के चने आएंगे, किसी को भिजवा दें, फिर क्या ख्याल है? भिजवा देना चाहिए, लेकिन मैंने फौरन शो के बाद निकल जाना है क्योंकि मेरी आप निकल जाए, आप पैसे दे दें, नाश्ता आ जाएगा, कोई बात नहीं। आपने जाना है तो आप चली जाएं, कोई बात नहीं। आप लोग अकेला खा लेंगे? हाँ, हम खा लेंगे। आप बस एक काम करते हैं, ये I didn't expect that from you। मुझे लगा आप कहेंगे कि आप नहीं होंगी तो खाने का कहाँ मजा आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं खाने की बात मैं ऐसे कहूँ। और अब हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। जो ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मुल्की सियासत पर भी हम लोग नजर डालेंगे। बिल्कुल, और अफसोसनाक वाकया जो पेशावर की पुलिस लाइंस में पेश आया उस मुतालिक भी बात करेंगे। हमारे साथ है, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बहुत अफसोसनाक वाकया कल पेश आया पेशावर में। पेशावर की पुलिस लाइंस में वाक़ मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत 83 अफराद शहीद हो गए, जबकि 170 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी भी हुए। आपको बताते चले कि बाजमात नमाज ज़ोहर अदा की जा रही थी, जिस दौरान पहली साफ में मौजूद खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया। और आपको ये भी बताते चलें कि 2 मंजिला इमारत गिरी और मलबे तले अब भी मुतादिद अफराद के दबे होने की इत्तलात हैं। तो हमारे नुमाइंदे काशिफ अजीज इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है वो उनसे जानते हैं। उसके बाद नसीम सदीकी साहब सीनियर एनालिस्ट हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, फिर उनकी तरफ जाएंगे। काशिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? रेस्क्यू ऑपरेशन कितने % कंप्लीट हो चुका? जी बिल्कुल, अभी भी पेशावर के पुलिस लाइन मस्जिद में छत गिरी थी और ऑपरेशन अभी भी जारी है। रेस्क्यू के एहलकार अभी भी जो छत और इसके साथ साथ जो मलबे की कटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। अब से कुछ देर पहले भी पेशावर के रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 4 मजीद शुहदा जो है उनको निकाला गया है। अब तक 83 अफराद जो है वो मलबे से निकाले जा चुके हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद अभी भी पेशावर के सबसे बड़े लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन कल दोपहर से जारी है। 1:15 पर पुलिस लाइन के मस्जिद में नमाज बाजमात कड़ी हो गई, तो उसके साथ ही मस्जिद में धमाका हुआ। खुदकश हमलावर जो था ज़राए के मुताबिक वो पहले ही सफ में खड़ा था और उसने खुद को उड़ाया, जिसकी वजह से अस्पताल की जो छत है मस्जिद की वो गिर गई और मलबे से सैकड़ों अफराद जो है वो दब गए। एनी शाहिद के मुताबिक ये धमाका जो था इंतहाई खतरनाक धमाका था और मस्जिद में उस वक्त सैकड़ों नमाजी जो है वो नमाज अदा कर रहे थे बाजुमात, और इसमें ज्यादातर तादाद जो है वो पुलिस एहलकारों की है। और इसके साथ पुलिस की जो मस्जिद है पुलिस लाइन की, इसके साथ कुछ क्वार्टर्स भी हैं जिसमें पुलिस एहलकार और उनके फैमिलीज जो है वो रहते हैं। तो एक खातून भी धमाके में शहीद हो गई है और रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक, अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब तक 83 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। 57 इस वक्त पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें 8 अफराद की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक जो है वो बताई जा रही है, जबकि मामूली जख्मियों को इलाज मुआवजे के बाद उनके घर मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम जो शुहदा है उनकी शनाख्त हो चुकी है, उनमें से ज्यादातर जो है वो पुलिस एहलकार है और वो अपने घरों को मुंतकिल किए जा चुके हैं। जी अच्छा, काशिफ ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अभी भी खदशा है कि मलबे तले और भी एहलकार जो है, जो पुलिस एहलकार या दीगर जो नमाजी थे वो अभी भी मौजूद है, उनको निकालने का अमल जो है वो अभी भी जारी है। ताहम हम ये नहीं कह सकते कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मस्जिद है और इसमें ज़राए के मुताबिक जो एनी शाहिद था उसके मुताबिक
500, 600, 800 लोग अक्सर नमाज के लिए आते हैं और ये नमाज बाजमात हो रही थी, ज़ोहर की नमाज थी। तो इसमें भी ज़राए के मुताबिक और एनी शाहिद जो था जिसने हमारे साथ खुसूसी इंटरव्यू की, उसके मुताबिक इसमें 500 से ज़ायद अफराद जो है वो उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। सिर्फ इस हाल में नहीं बल्कि इसके साथ साथ बरामदा जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग नमाज अदा कर रहे थे। जी। और इसमें अगर हम बात करें तो इसके साथ पुलिस सेक्रेटरीट के साथ सिविल सेक्रेटरीट के दफातर भी मौजूद है, CTD के दफातर भी मौजूद है, इसके साथ पुलिस सर्विस हॉस्पिटल भी मौजूद है, जबकि पुलिस की जो टीम है जिसमें एहलकार है उनके घर भी इसके करीब क्वार्टर्स मौजूद है। तो ये इंतहाई हसास इलाका है और यहाँ पर जो वाक़या हुआ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से पुलिस एहलकार यहाँ पर पुलिस लाइन में जो है ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे थे। अभी जो पुलिस ज़राए हैं उनके मुताबिक ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद और शवाहिद भी मिलेंगे। CCTV फुटेज जो है वो पुलिस ने मौसूल की है, उससे भी अंदाज़ा किया जा रहा है और वो तहकीकात जो है जारी है, तहकीकात की टीम भी बनाई गई है। जी ठीक है काशिफ अजीज, आपने तफसीलन हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। पहले मौशी बदहाली और अब ये सिक्योरिटी इश्यूज। नसीम सिद्दीकी साहब, किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क, क्या हो रहा है हमारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज तो बिल्कुल गुड मॉर्निंग कहने को या हंस के बात करने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इतना बड़ा सानिया कल हुआ है, इतने लोगों की जाने चली गई। आप देखें कि जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम हो, मुआशी अदम इस्तेकाम हो, तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपकी जो डाइवर्शन है थिंकिंग की वो दूसरी तरफ जा रही होती है। हमारे इदारे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने। आपने देखा कि जब भी जो हमारी दहशतगर्दी की जंग थी उसमें 80,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मईशत का नुकसान हुआ, लेकिन ये अफरियत जो है ये ख़त्म होने को नहीं आ रही। हालांकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है जिसे डिवेंडर लाइन भी कहते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी फेंसिंग की है पाक फौज ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से दहशतगर्द दाखिल हो जाते हैं। या दूसरी तरफ ये है कि उनके सहूलतकार इस मुल्क के अंदर मौजूद है। और आपने देखा कि जैसे TTP ने इसको कबूल किया है, तो TTP अगर अफगानिस्तान में बैठ के इस तरह के हमले कर रही तो ये गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये वादा भी किया था कि उनकी ज़मीन किसी भी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो जब इतने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी बहुत सख्त एक्शंस लेने चाहिए, और अफगान जो तालिबान है या उनकी गवर्नमेंट है उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है, तालिबान की मदद की है। जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गया, नेटो फोर्सेस छोड़ के गई, तो पाकिस्तान ही था जो अफगानिस्तान के बारे में फ़िक्र कर रहा था और उनके लिए डोनेशंस उन्होंने जमा की। तो मेरे ख्याल से बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसकी तरफ तवज्जो तमाम लोगों को देनी पड़ेगी, सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातों को मिलजुल के बैठना पड़ेगा ताकि इस अफरियत से आवाम की कम अज़ कम जान छूटे। नसीम सिद्दीकी साहब, बिल्कुल सही आपने फरमाया, लेकिन दो चीज़ों की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये कि हसास तरीन इलाका जहाँ पर ये धमाका हुआ, दूसरा पिछले साल नवंबर में जो जंगबंदी का मुआहदा है वो ख़त्म हो गया या तोड़ दिया तालिबान ने, आप कह लें। ऐसे में TTP की जानिब से इसके बाद इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली जाना और फिर ऐसे हसास इलाके में ये वाक़या हो जाना, आपके ख्याल में ये क्या सिक्योरिटी फेलियर है या हम स्ट्रेटेजिकली हम चीज़ों को सही कर ही नहीं पा रहे, फेंसिंग हो या मुआहदे हों या कुछ भी हो? व्हाट डू यू थिंक? जमील, आपने बहुत अच्छा और गहरा सवाल किया है। इसमें स्पेशली बात यह है कि कितने ही इस किस्म के वाक़यात हैं जिनको इंटेलिजेंस एजेंसीज कवर अप कर लेती हैं और उनको होने से रोक देती हैं। बहुत अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन जो हमारे मुल्क के डायनामिक्स हैं या जिस तरह पॉपुलेशन है और जिस तरह लोग हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि सहूलतकार हमारे अंदर मौजूद होते हैं, सम टाइम उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो आप देखें कि कहीं पे आप इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर में देख लें, स्पेशली अगर पेशावर जाते हैं, इस तरह के एरियाज में जाते हैं तो चेकिंग बहुत सख्त होती है, हर जगह चेकिंग हो रही होती है। लेकिन क्योंकि सहूलतकार अंदर के लोग होते हैं और कोई ना कोई इनके साथ मिला हुआ ज़रूर होता है, सिक्योरिटी लैप्स नहीं हो सकता क्योंकि चेकिंग बहुत अच्छी है, कोई ना कोई इनकी हेल्प करता है। और वो कहा ना कि वो 4 तकरीबन चेक पोस्ट क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचा है, तो सिक्योरिटी लैप्स तो है। जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनकी बिल्कुल निशानदेही भी होनी चाहिए, उनसे पूछगछ
भी होनी चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस मुल्क की पॉपुलेशन इतनी है और गुर्बत जितनी बढ़ती चली जा रही है, जैसे आपने महंगाई का जिक्र किया, ये एक बहुत बड़ा आंसर होता है किसी भी मुल्क में इस तरह के वाक़यात का, क्योंकि जब आप के मुल्क में भूख नंग फैलती है तो आपको कोई भी ख़रीद सकता है, आपसे कोई भी काम करवा सकता है। तो जो हुकूमतें वक्त है उनको सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को सहूलतें दें, ख़ास तौर पे जो पहले फाटा के एरियाज थे अब पाकिस्तान के साथ मर्ज हो गए, उनके साथ जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए, उनको फैसिलिटीज़ दी जाए। वहाँ पे जो नौजवान नस्ल है उनको अपने साथ इंगेज किया जाए। जब तक आप इन लोगों को अपने साथ इंगेज नहीं करेंगे तो इनको कोई और इंगेज कर लेगा और इस तरह के खुदा न खास्ता वाक़यात होते रहेंगे। बिल्कुल सही। आपके ख्याल में नसीब सिद्दीकी साहब, जिस तरह ऑलरेडी पाकिस्तान में पॉलिटिकली कितना अनस्टेबल जा रहा है हमारा मुल्क और फिर मुआशी बदहाली भी है, ऐसे में अब अमन व अमान की सूरत हाल आपके ख्याल में आने वाले दिनों में मईशत और सियासत आपको सही होते हुए नज़र आ रही है, या फिर अब अमन व अमान की सूरत हाल ऑफ कोर्स हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए, तो ऐसे में तो हम बहुत पस्ती की तरफ चले जाएं? देखिए, ये वही बात आ जाती है कि रियासत के जो 4 सतून कहलाते हैं उसमें पाक अफवाज आ जाती है, मुकन्नना आपकी असम्बली आ जाती है, अदलिया आ जाती है और मीडिया आ जाती है। इन तमाम की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को ख़तरात लाहिक है मुआशी तौर पे भी, और आपको पता है कि अंदरूनी दुश्मन भी मौजूद है, बैरूनी दुश्मन भी मौजूद है। हम सबको मिल के बैठना पड़ेगा। लेकिन मुझे आने वाले दिनों में बिल्कुल सियासी इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट्स आ गई हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन का ऐलान हो जाना चाहिए। उस तरफ ना KP के गवर्नर ने अभी तक कोई डेट दी है, ना पंजाब के गवर्नर ने दी है। यहाँ पे निगरान गवर्नमेंट्स और इनके पास वो अथॉरिटीज़ नहीं होती, ये फुल फ्लेज कोई भी काम नहीं कर सकते, डिसीजंस नहीं ले सकते, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं कर सकते। तो इससे आपका मुल्क और वीक होगा, क्योंकि पाकिस्तान के 2 बड़े सूबे हैं और उनमें अगर वीक गवर्नमेंट्स होंगी तो आप किस तरह अमन व अमान जो है बरकरार रख सकेंगे, आप मईशत के किस तरह बड़े फैसले कर सकेंगे। और आपने देखा कि डॉलर पाउंड जिस तरह तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, पेट्रोल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लोगों के अंदर एक बड़ा हिजानी कैफियत है और लोग बहुत गुर्बत की सतह से भी नीचे जाते चले जा रहे हैं। सैलरी पेशा भी परेशान है, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो भी परेशान है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, और हम सबको पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा और अपनी सारी अदावतें, अपनी सारी दुश्मनियां भुला के हमें पाकिस्तान के लिए बैरूनी ताकतों की बात की नसीब सिद्दीकी साहब, तो जब ये सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, रजीम चेंज जिसको कहा जा रहा है, इस पर भी ये कहा जा रहा था कि ये भी बैरूनी ताकतों की इमा पर हुआ। उसके बाद हमारी मुआशी बदहाली जो है उसमें भी कहा जा रहा है कि बैरूनी ताकतें ही हैं कि IMF का प्रोग्राम लेट हो गया या हमारी किस्तें लेट हो गई, बिल आउट पैकेज। तो अब इस तरह अमन व अमान को अब ख़राब करना, ये बैरूनी कुव्वतें क्या चाह रही हैं? मैं सिंपल सा एक सवाल करना चाहूँगा, क्या बैरूनी ताकतों का टारगेट CPEC है? देखिए, बैरूनी कुव्वतें जो है वो तो पाकिस्तान उनको एक आँख खटकता है, वो तो CPEC हो या कोई भी तरक्की के रास्ते हो। लेकिन बात यह है कि जब अंदरूनी तौर पे अगर हम मजबूत हो जाएं, हम अपने अंदर इत्तेहाद कर लें, तो फिर बैरूनी लोग हमारे पे गंदी नज़र डाल ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। जब आपके मुआशी हालात ख़राब होते हैं तो डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी इदारों पे भी फ़र्क पड़ता है। उनको अगर आप बजटिंग पूरी नहीं देंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो वो डे टू डे जो सर्विसेज होती हैं उन मामलात को किस तरह चलाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो यकजहती होनी चाहिए और सबको मिल के अपने दुश्मन के साथ लड़ना पड़ेगा। नहीं तो आपने जिस तरह रिजीम चेंज वाली बात की, मेरा अपना एक ओपिनियन है कि कम से कम जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको कंटिन्यूटी देनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चल रही थी, उस ज़माने में भी महंगाई थी, उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल बाकी रह गया था उनकी गवर्नमेंट को। अगर उनकी गवर्नमेंट चलने दी जाती तो कम से कम ये जो सियासी अदम इस्तेकाम इस वक्त है वो नहीं होता। अब अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले होते, PDM अपनी भरपूर तैयारी के साथ आती, जो भी इलेक्शन आता वो गवर्नमेंट को लेके चलता। लेकिन जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आने देंगे तो फिर आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी मुल्क में नहीं आएगी और उससे फिर आपके सिक्योरिटी इदारों को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि और विद इन हमारी अपनी मुल्क के अंदर हमें जो है ना यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि बैरूनी ताकतें जिनका हम जिक्र करते रहते हैं वो उस तरह से असरअंदाज हो ही ना सकें। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए हमें पाकिस्तान के या मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा पाक फ़ौज का इदारा है, खुदा के वास्ते उसको क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। आप देखें कि हमारी पाक फ़ौज के जवान किस तरह अपनी जानों के
नजराने दे के, हम घरों में सो रहे होते हैं रात को और वो जाग रहे होते हैं, हमारी हिफाजत कर रहे थे, तो कम से कम इदारों को टारगेट करना बिल्कुल बंद कर दें, उसको ना टारगेट करें, ना उसके सरबराह को, ना मौजूदा सरबराह को, ना पिछले सरबराह को, उस इदारे को कम से कम छोड़ दें। एक डिग्निटी मुल्क की रहनी चाहिए। अगर हम अपने इदारे के साथ खड़े नहीं होंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि दूसरे लोग उनके साथ, और फिर वो जो जवान, जो माएँ अपने बच्चों को भेजती हैं फौज के अंदर लड़ने के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने के लिए, वो कितनी डीमोरलाइज होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी पाक फौज को मॉरल हाई करना चाहिए और पूरी कौम को चाहिए कि उनके साथ होकर खड़े हों। और दूसरी जो आपने बैरूनी तौर पे कहा, बैरूनी तौर पे जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की मदद करें, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, वो रेमिटेंसेस इंक्रीज कर दें, जिसकी वजह से पाकिस्तान की थोड़ी सी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आए। तो बैरूनी मुल्क में और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको कुछ फैसिलिटीज़ देनी चाहिए हुकूमत वक्त को, तो उनकी सपोर्ट हो, अंदर से हम अगर सपोर्ट अपनी दें, अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हो, तो इंशाल्लाह ताला दुश्मन के जो है वो दांत कट्टे किए जा सकते। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने इदारों पर हम जो बेजा तनकीद मैं कहूँगा और फिर इल्ज़ाम तराशियां, तो उससे एक बैड इमेज तो जाता ही है। आप देखें कि वो दिलों में नफरत भी एक पैदा होती है। और सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? हमारी दुश्मन को होता है ना। Exactly. वो बहुत खुश होता है, वो अपने टीवी चैनल्स पे सारी चीजें दिखाता है। तो घर का मामला घर में ही रखना चाहिए। हमारे घरों में अपने पेरेंट्स के साथ इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हम मोहल्ले के चौक में खड़े होकर उसको डिस्कस नहीं करते, घर के अंदर ही कर लेते हैं। तो कम से कम इदारों की इज्जत करना सीखे। नसीब सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें शामिल करेंगे, हमारे साथ रहें। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पहली खबर है जी सऊदी अरेबिया से। सऊदी वजारत ने जो है वो अफरादी कुव्वत के मुताबिक प्राइवेट और सरकारी इदारों में यौमिया ड्यूटी की इंतहाई हद 8 घंटे बताई है, जबकि उनका ये कहना है कि एक जो कारकुन है या एक जो वर्कर है वो मुसलसल 5 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी लेना भी उसके लिए गैर कानूनी है। और लेबर कानून के आर्टिकल 101 के तहत एक दिन में काम के औकात 11 घंटों से तजावज़ नहीं कर सकते। अगर 8 घंटों से ज़्यादा काम कर लिया तो जो है ना, उनका ये कहना है कि वो ओवर उसमें शामिल हो जाएगा, ओवर वर्क वो कहलाया जाएगा, या फिर वो ज़्यादा काम हो जाएगा, या वो ओवरलोड या जिसको हम कहते हैं ओवर वर्क हो गया। तो इसीलिए वहाँ पर ये कानून अब बनाया जा रहा है कि अब जो है ना काम करने के कुछ वर्किंग आवर्स होंगे। मैक्सिमम 11 आवर्स आप काम कर सकते हैं, मिनिमम 5 से 8 आवर्स आप काम कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा कानून है। और आर्टिकल 107 के तहत जो है वो ओवर टाइम के असल पैसे जो हैं, जो उसका मुआवजा है वो 150% जो है वो ज्यादा होगा एक्चुअल वाले उससे। अब थोड़ा सा इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं इसमें ऐड कर देता हूं थोड़ा सा कि ईद और सरकारी छुट्टी वाले दिन मुलाजमीन से काम लेना भी ओवर टाइम में शुमार होगा। मुसलसल 5 घंटे भी ड्यूटी नहीं ली जा सकती, इसमें 30 मिनट का ब्रेक बहुत जरूरी है। और रमजान के दौरान जो टाइमिंग्स हैं वो उसमें 2 घंटे की छूट मुकर्रर कर दी गई है। तो इन शॉर्ट जो अब नया कानून एक सऊदी अरब में आया है, वजारत अफरादी कुव्वत ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। उनका ये कहना है कि 8 घंटे से ज्यादा काम विल बी ओवर टाइम और 11 घंटे से ऊपर तो काम लेना ही नहीं है। मैक्सिमम जो है 11 घंटे और मिनिमम जो है वो 5 घंटे। तो और अगर आप काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप ओवर टाइम दे रहे हैं, किसी भी जॉब को ओवर वर्क कर रहे हैं, तो फिर आपको 150 टाइम्स मुआवजा ज्यादा मिलेगा आपकी एक्चुअल सैलरी से। दैट इज कॉल्ड ओवर टाइम ना, कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। एक्स्ट्रा पैसे। लेकिन देखिए ना इंसेंटिव कितना जबरदस्त है जमील, कि अगर आप काम कर रहे हैं, ओवर टाइम आप ले हैं किसी भी जगह पे, ऑफिस में, किसी भी वर्क प्लेस पर, तो 150 टाइम्स आपको वो ज्यादा मिलेगा अपनी एक्चुअल सैलरी से। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती है। यहाँ से जो लोग जाते हैं, लेबर क्लास में जाते हैं, जो काम करते हैं और पैसे कमाने की नीयत से जाते हैं, जिनका जो है ना घर उससे चलता है, इसी पैसे से चलता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा इंसेंटिव है कि अगर वो ओवर टाइम लगा भी रहे हैं तो उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हर कंपनी, हर ऑफिस, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज जो है ये बहुत कॉमन होनी चाहिए कि वर्किंग आवर्स जो है ना वो, ताकि आप ओवरवर्क्ड ना फील करें, ताकि आप एग्जॉस्टेड ना फील करें। आपने जिस तरह लेबर की और वो सारी बात की ना, अच्छा सऊदी अरब ने हमेशा बहुत ख्याल रखा है इन चीजों का। पूरी दुनिया में बहुत अप्रिशिएट भी किया जाता है सऊदी अरब को, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग वहां पर काम करने जाते हैं, कमाने, क्योंकि चूंकि गरीब मुल्क से ताल्लुक है तो मैं तो कमाने ही कहूंगा ना। नहीं, आपने सही कहा है। तो हम बेसिकली हमारी भी लेबर फोर्स जो जाती है
वो कमाने जाती है, तो सऊदी अरब ने हमेशा इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखे और सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं, रिहाइश का, पैसों का, एम्प्लॉयज के राइट्स का, इवन Employees मेडिकल rights की का, उनकी बिल्कुल। बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं। मुझे लगता है कि ये बेसिक्स हैं। अगर आप किसी भी इदारे में काम करते हैं तो ये उस इदारे की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज का ख्याल रखे। और किसी भी अगर आप वर्कर को ओवरबर्डन कर देंगे, आप उस पर ज्यादा काम का बोझ डाल देंगे, वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा, वो उस तरह से क्रिएटिव होकर काम नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एंड देन वर्किंग आवर्स बहुत मैटर करते हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगी स्कूल का, लेकिन लाहौर के जो एलीट स्कूल्स हैं, यहाँ पर मैं उन तमाम टीचर्स की भी नुमाइंदगी करना चाहूंगी कि जिनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो 12 घंटे से भी ज्यादा है, मतलब 15 घंटे आप टीचर्स से काम ले रहे हैं, जो कि सुबह 7 बजे आती हैं और शाम बहुत हैवी ली जाती है और टीचर्स को कम पे किया जाता है। टीचर्स को बहुत कम किया जाता है, बिल्कुल। तो उसका भी मुझे लगता है हमारे जितने भी स्कूल मालिकान हैं उनको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एलीट स्कूल्स हैं, अगेन उनको बहुत ख्याल रखना चाहिए कि टीचर्स भी इंसान होते हैं। एलीट स्कूल्स। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर ये है कि 32 फीट लंबी यूनिसाइकिल की सवारी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। अमेरिका में एक शख्स ने 31 फुट और 10 इंच लंबी एक पहिए की साइकिल बनाकर सवारी की और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम उन्होंने दर्ज करवा लिया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक है इनका, जिन्होंने ये यूनी साइकिल बनाई है। और बहुत ही ये दिलचस्प खबर थी जो हमें लगा कि हमें आपको बतानी चाहिए। आप देखिए, उसकी वीडियो देखेंगे ना, वीडियो देखिए और कितनी लंबी साइकिल है ये, और ये कितना ट्रिकी है। मुझे लगता है साइकिल चलाना आपने अपनी जान हथेली पे रखने के बराबर है। वही ना, ऐसे लग रहा आप भी गिर जाएगा। बैलेंस इसमें अच्छा बैलेंस की बड़ी गेम है। मुझे लगता है पेट्रोल के हालात के बाद ये इस तरह की साइकिल जो है ना हमारे भी माशरे में बहुत जल्दी इन हो जाएगी। वो तो हम 2 पहिए वाली भी तो ले सकते हैं। हाँ, बट ये थोड़ा ना ट्रिकी है। मुझे लगता है इसमें सारा काम ही बैलेंस का है। अगर आप आते तो ऑफिस पहुंचते 4 घंटे लग जाने हैं, मतलब। लेकिन देखिए ना, डायरेक्ट दूसरी मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे आप। किसी का अगर ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है तो उतरना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये वो अफराद साइकिल बिल्कुल ना लें जिनका ग्राउंड फ्लोर पर जो है ना वो ऑफिस है। ये साइकिल उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये उन अफराद के लिए जिन्होंने डायरेक्ट जो है ना थर्डना होता है। उस शख्स ने इतने रिकॉर्ड बनाने के लिए I'm impressed. ये साइकिल बनाई और मैं ये भी कह रही हूँ कि आप कह रही हैं कि पेट्रोल ने जो हालात कर दिए। पेट्रोल ने वैसे we need cycles like this। चलो इतनी बड़ी साइकिल नहीं, कीमत भी आ गई है। क्या 40-50 हज़ार के साइकिल हो गए। अच्छा जी। ओह गॉड, साइकिल तो मुझे लगता है 15-20 हज़ार का हुआ करता वो अब बच्चों का जो आता है ना छोटा, वो हो गया 15-20। गॉड, आपको पता है जब कोविड आया था तो सबने साइकिल्स तब खरीदी थी और उसमें कुछ स्पोर्ट्स साइकिल्स भी थे। वो इतने जबरदस्त किस्म के साइकिल्स थे। कुछ दोस्तों ने तो 1.5 लाख की भी साइकिल मंगवाई थी। वो शौक द कोई मोल जिसे हम कहते रहते हैं ना, तो शौक की अपनी अपनी बात है। अच्छा, मैंने स्पोर्ट्स साइकिल लिया था, इतना एक्सपेंसिव तो खैर नहीं लिया था, लेकिन वो क्या कमाल दिन थे जमील। मुझे लगता है कि हम लोग साइकिलिंग करने जाते थे। मुझे लगता है वो सारी चीजें रिवाइव हो रही हैं दोबारा से। बचपन की बात कर रही हैं? नहीं, कोविड की बात कर रही हूँ। जब कोविड आया था सारे लोग स्ट्रीट्स में, मेरे तो दोस्तों ने सबने साइकिल खरीद ली थी। हमारा प्लान होता था शाम 7 बजे हम जाएंगे। वैसे मेरा ख्याल आपको स्कूटीज ले लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक स्कूटीज आप चार्ज करें और जहां पहुंचना है पहुंचे। टेरिबल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक स्कूटी पे मैं गिर चुकी हूँ, तो मैं तो बिल्कुल उसको रेकमेंड नहीं करती। वो पहले चलाना सीखना चाहिए ना। चलाना तो आता था, मतलब उसमें कुछ ट्रिक ही नहीं था, बट अगेन उस पे बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम की भी गेम है। लेकिन मुझे लगता है मुश्किल था। मैं इतनी बुरी गिरी, बस फ्रेंड्स सारे लोग। बाइक चलानी आती है आपको? नहीं, वो इलेक्ट्रिक। तो अगर बाइक नहीं चलानी आती तो स्कूटी किस तरह चला लिया? अच्छा, वो इतनी मुश्किल नहीं थी ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, बस आपने जाना है, सीधा सीधा जाना है। एंड वी वर लाइक, सीधा एक रास्ता था, कोई इतनी ट्रिकी थी। उसमें गियर शेयर तो होते नहीं है ना, आपने बस उसको एक रेस देनी होती है और वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ब्रेक आपने उससे लगानी होती है, ब्रेक भी कोई पाँव वाली जगह पे नहीं होती, आपने ऊपर से ब्रेक लगानी होती है। और अचानक से मैंने ब्रेक लगाई और बहुत बुरी गिरी, बहुत बुरी दैट वाज माय पॉइंट कि जो ब्रेक होती है ना, बेसिकली वही असल कमाल होता है। रेस देना आसान होता है, सवारी को रोकना मुश्किल होता है। और अचानक से अगर आप इस तरह करें, अब आपको साइकिल तो चलानी आती है ना? ऑफ कोर्स। अब आप बाइक सीखें कि बाइक किस तरह चलाते हैं। बाइक मैंने फिर आप स्कूटी, गाड़ी, ये सब आपको आ जाएगा। नहीं, गाड़ी, मेरी बात से स्कूटी, ये बाइक फिर आप पायलट भी बन जाएंगी। और कोई सरकारी दफ्तर संभाले, उसके बाद आप पायलट भी बन जाएंगी। देखिए आपने पिक्चर बड़ी वायरल हुई है। जी, वो पिक्चर किसने नहीं देखी? क्या क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? अब बात करते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है और हम आपके लिए ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो कि जो ना, जैसा कम खर्च बाला नशी। ये खबर भी, ये तो बहुत महंगी खबर है। नहीं, मेरी बात सुने, अब पूरी खबर सुने।
लॉन्ग टर्म अगर इसको देखें तो इसका बहुत फायदा होगा। आहिस्ता आहिस्ता चीज चले, जब जल्दी से मार्केट बता। में आ जाती है, एयर फ्रायर जब आया था बहुत महंगा था, फिर जब वो आ गया तो वो सस्ता होना शुरू हो गया। तो जी रंग बदल आपको कर याद है वो इमारतों एक को छोटा सा टॉय आता था, उसको क्या कहते थे? लट्टू टाइप ही था, उसका बड़ा नाम था, इतनी वो हिट हुई वो, जिसको घुमाया जाता था। यस, बच्चों में बड़ी मकबूल हुई, बड़ों में बहुत मकबूल हुई। आई नो पीसीआर से बताया जा रहा है, बट आई डोंट नो हाउ टू बे समथिंग। व्हाट? चलो खैर, बेब्लेड भी कहते हैं। हाँ, वो कुछ और लट्टू नाम है टाइप जो इसका। थी? वो यस, 3 कोने थे उसके, सेंटर से पकड़ के उसको यूं Okay. घुमाते होते थे। तो उसे कहते थे कि बहुत क्या होता है उसे? क्या कह स्पिनर या स्पिनर। तो वो शुरू में कितना महंगा था जी। ठीक है, अभी कितना सस्ता हुआ है। फिडजेट स्पिनर, तो बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब एक चीज की हाइप क्रिएट होती है तो वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो तो जो अब अगली खबर क्या है जो बताने रंग लगे आप? बदल कर जी इमारतों को गर्म या सर्द रखने वाला इनकलाबी मटेरियल। और जामिया शिकागो के साइंसदानों ने एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो इमारत पर लगाने के बाद रंग बदलता है और उसे गर्मियों में सर्द और सर्दियों में गर्म रखता है। और मुझे लगता है कि गर्म दिनों में जब इमारत पर जो है ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो मटेरियल जो है वो हवा खारिज करके उसको ठंडा रखता है और एयर कंडीशन का जो बिल है वो भी इस वजह से कम आएगा। और सर्दियों में जो है वो टेम्परेचर को बहुत बैलेंस रखता है। इस तरह का मटेरियल जो है मुझे लगता है जमील, अगर पाकिस्तान में आ गया ना, हमारा बिजली का बिल आधा हो जाना है। अगर हमने इमारतों पर वो मटीरियल लगाना शुरू कर दिया ना, ये लोग आज बना रहे हैं ये मटेरियल, हमने तो कई साल पहले बना लिया। कौन सा? मट्टी के जो घर होते हैं, ऊंची छतों वाले मट्टी के घर, जिनकी छत के पास रोशनदान होते हैं, वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द होते हैं। इनक्रेडिबल। तो हम भी मार्केट में लॉन्च कर दें फॉर्मूला मट्टी के घर वाला। हमारा ऑलरेडी है, लेकिन हमें लगता है कि हम मॉडर्न घरों में रहेंगे तो शायद ये कोई क्लास है या वेस्ट क्या। को कॉपी भी तो करना चाहते हैं ना। अगर हम वेस्ट को कॉपी नहीं करेंगे वेस्ट तो हमें हम कॉपी कर cool रही है। कैसे लगेंगे? तो वेस्ट हमें कॉपी कर रहा है। हमारे आइडियाज चोरी करके हमारे खुद कुछ ideas ना चोरी, बनाते yes. रहते हैं। और हम जो हमारी बनाई हुई चीजें हैं, जो हमने इजाद की हैं, जो हमारे मुल्क में बनती रही हैं चीजें, हम उनको उस तरह से वैल्यू नहीं करते। तो अपने मुल्क में बनने वाली चीजों को प्लीज डी वैल्यू ना करें, बल्कि उनका बहुत ख्याल रखें। और जिस तरह से जमील ने बताया कि मट्टी के घर, आपने ना एक मैं कहती हूँ कि टेक्निकल पॉइंट ये हाईलाइट किया है कि बिल्कुल मट्टी के घर जो हैं वो ठंडे कहा जाता है उनको। उनकी तासीर जो है वो गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में वो गर्म हो जाती है। मट्टी इस तरह से होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका तो बिल, ये आज ये मटेरियल बना रहे हैं, हमने तो कई साल पहले बना लिया। एक और वो भी होता है, मुझे नहीं पता, उसको पानी से बनता है, वो ईंटों से कूलर सा बनाया जाता है जिससे बहुत ठंड आती है। कुछ मैंने मियां वाली में वो एक देखा हुआ है, वो भी मैं अभी ईंटों का कूलर होता है जिसमें पानी से वो चलता है। जुगाड़ तो बहुत है पाकिस्तानियों के पास, लेकिन वो भी बहुत इनक्रेडिबल तरीका है। उसमें अगर आप जाएं, ओहो इतना ठंडा होता है वो पूरा लाउंज। लेकिन आई एम श्योर लोग घरों में लगाना नहीं चाहेंगे वो। लेकिन मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, ये जो मटेरियल जो खबर थी वो खबर सारी बीच में रह गई कि ये बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए मटेरियल है। तो जो मट्टी के घर है वो शायद दो स्टोरी से भी ज्यादा ना बन सके। नहीं, बनाए तो जा सकते हैं, हम बनाते नहीं है ना। हाँ नहीं, मतलब बनाते हैं, प्रैक्टिकली शायद उससे पॉसिबल नहीं है बनाना। शायद पॉसिबल अगर हो भी ना, तो जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उसमें मट्टी की एग्जैक्टली ठीक है। तो इसलिए ये खबर जो है ना, वो हम उम्मीद करते हैं खबर भी ठीक है और हम भी ठीक है। नहीं, लेकिन मैं ये दुआ कर रही हूँ कि जब ये मटेरियल पाकिस्तान पहुंचे तो आते आते ये मटेरियल सस्ता हो जाए। और प्रोड्यूसर साहब बार बार कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें, तो जी ब्रेक भी बहुत जरूरी है। ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। असां ब्रेक तो बाद वापस आ चुके हैं। तो देख दे पे सुनो पाकिस्तान, तेरे रे सराइकी दी गल थींदी ते मेरा बहुत हां थींदा जिंदे विच हो सी सुब की हर बात। तो मैंने कहा थोड़ा ऐड कर दूं। नहीं सही कहा। जिस दे विच असां करसां वल्ले दी हर गल सुब नहीं वल्ले दी हर गल ते देर ले असां वल्ले दी गल करे ने आना सारी कोशिश होंदी है कि तुम्हारा मूड असां खुशगवार करवा, कोई ऐसे लोगों नाल तुम्हारी मुलाकात करवा जिहदे विच कोई ना कोई खूबी है, कोई ना कोई टैलेंट है। तो अपने टैलेंट दी बुनियाद दी वजह ते किथाई ना किथाई पहुंच गए। बात अगर मौसीकी दी गल करां तां सराइकी मौसीकी दे विच एक बहु डेरा है ना प्रोमिनेंट में अक्सर ना है वाजिद अली बगदादी दा, जिन्हां दा ताल्लुक डेरा है जिला खानेवाल चुए शार इन्हां दा हकीम अब्दुल हकीम है जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया वल्ले तुसा सारे शो ते आया हो, सानू ज्वाइन कीता ने, बहुत चंगा लगदा पिया। डेरे में बगदादी साहब को पूछा है कि मैं तो नाल सराइकी च गल करे सां ते इन्हां मैनू दस्सिया है कि इन्हां दी ज़बान रचनावी ज़बान है। डेरी सराइकी ते पंजाबी मिक्स है। तो तुसा सराइकी ने तो रचनावी ज़बान च दसो कि तुसा तोरा के हाल है? मैं ठीक हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा एहसान है जी।
किंजे पे लगदा ने बल्ले बल्ले सुनो पाकिस्तान ते आके बल्ले बल्ले उठींदे हो मेनू लगदा तुस तो देर चिर के उठींदे हो सो मैंने बड़ा अच्छा लगा है सुनो पाकिस्तान ते आज मैंने मौका मिले है मॉर्निंग शो दा ते वैसे भी पहले ਆਪਾਂ काफी प्रोग्राम कीते ने दूसरे चैनल पे भी हाँ जी। लेकिन इतना तो बहुत चंगा लगता है बहुत चंगा पे लगता है। याद है ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी हमने चैनल्स में कुछ साथ में प्रोग्राम्स किए हैं बिल्कुल। और बगदादी साहब की आवाज बहुत खूबसूरत है उन तमाम लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आती सिराई की, तो मैंने सोचा उर्दू पे आ जाऊं, आपका बहुत शिफ्ट शुक्रिया कर लूं। हिना, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आपने जबरदस्त इंट्रो करवाया सिंगर वाजिद अली बगदादी साहब का। लातादाद गाने इनके आ चुके हैं जनाब मार्केट में और बहुत इनकी फैन फॉलोइंग है। तो आज हम इनसे सुनते हैं इन्हीं के गाए हुए वो गाने जो बहुत ज्यादा हिट हुए। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? मेरा 2010 में एक गाना आया था जो गाना बहुत फेमस हुआ था, वो अभी मैं आपको सुनाने लगा। जरूर। तू ही को है की यारी ओए दुआ कोई नहीं बनाया साडा तू ही को है की यारी ओए दुआ कोई नहीं बनाया नाले तू बचपन दा प्यारी ओए दुआ कोई नहीं बनाया दिल दा सहारा होया अखियां दा तारा दिल दा सहारा होयो अखियां दा तारा होयो दुखियां दा जेल ते करार ओए दुआ कोई नहीं बनाया साडा तू ही को है की यारी ओए दुआ कोई नहीं बनाया मार के टुर दे ढोल तुबाए वेख के ठरदा साडा हो चढ़दी जवानी तेरी दुनिया दीवानी तेरी चढ़दी जवानी तेरी दुनिया दीवानी तेरी सोनिया दा सरदार दुआ कोई नहीं बनाया साडा तू ही को है की यारी होए दुआ कोई नहीं बनाया। ये गाना बहुत फेमस हुआ था, बहुत फेमस, बहुत वायरल हुआ था। और इसमें क्या साइलेंट मैसेज किसी को देना चाह रहे हैं कि साडा ता हिक्को हिक यारे दुआ कोई नहीं बनाया? क्या किसी से नाराजगी हो गई तो ये गाना गाना पड़ा? क्या वजह थी गाना गाने की? साइलेंट मैसेज, ये तो सीधा सीधा मैसेज है। ये सभी एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं ना, हाँ जी, एतमाद दिलाते हैं कि आपके सिवा और कोई मेरा दोस्त तो उनको एतमाद में ले लिया फिर? यार नहीं, हाँ तो एतमाद में लिया हुआ है मैंने। मुझे तो सियासी पार्टियों का भी एक दूसरे को एतमाद में लेना याद आ गया। याद है एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने एतमाद में ले लिया, नून लीग को पीपल्स पार्टी को नून लीग ने एतमाद में ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल, काफ लीग को पीटीआई ने एतमाद में ले लिया। तो ये अच्छा है, ये एतमाद का जो सिलसिला है ये रिलेशंस में भी जारी ये जरूरी है ना? यस बिल्कुल, एतमाद जरूरी होता है। एतमाद तो हर रिश्ते में बहुत जरूरी है। चलें ये बताएं कि वैसे गाने का शौक पैदा कब हुआ? बचपन से ही आप गाते थे? मुझे बचपन से ये शौक था गाने का। तो ये 2002 में मैंने ज़्यादा जो मेरे गाने वगैरह आए मुख्तलिफ कंपनियों से आए, टीपी गोल्ड से काफ़ी मेरे गाने आए। उसके बाद फिर मैंने अपना चैनल बगदादी प्रोडक्शन बना लिया। अब जितने भी मेरे गाने आ रहे हैं मेरे अपने चैनल बगदादी प्रोडक्शन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या आवाज़ के लिए आप, एक तो रियाज बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कितनी देर रियाज करते हैं? खाने पीने में भी परहेज़ होता है? रियाज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुरू से तो हम बहुत ज़्यादा रियाज करते थे, तो अब भी रियाज करते हैं। तो आजकल तो आपको पता है फंक्शनों की मसरूफियात कि रियाज हो ही जाता है, हो ही जाता है, फिर भी होता है। जब कोई गाना तैयार करना हो फिर भी उसको एक हफ्ता पहले उसको रिहर्सल वगैरह करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है,
तो ऐसी और खाने में क्या एहतियात करते हैं? एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। हम बहुत एहतियात करते हैं, ठंडा गरम ठंडा गरम, ये समोसे पकौड़े कोल्ड ड्रिंक वगैरह। आपको फिर जायका पता है कि समोसे का जायका कैसा होता है? अच्छे लगते नहीं आप मुझे। अच्छा, जब मैंने खाया नहीं था, वो एक चीज आपने छोड़ दी। कितने साल से नहीं खाई समोसे बिरयानी वगैरह ये भी मैंने कभी नहीं खाई। तो कब, कितने सालों से नहीं खाई? मुझे याद नहीं आ रहा कि फिर खाते क्या हैं? मैं जब बचपन मेरा था तो तब मैं खाता था, तो जब मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैंने छोड़ दी थी। नहीं तो कहीं पे अगर समोसे पड़े हों, पकौड़े पड़े हों, बिरयानी गर्मा गर्म आ रही हो। ज़्यादा तो जब रमज़ान में होता है ना तो हम इफ्तारी पे जाते हैं दोस्तों के पास, तो वहाँ पे तो होते हैं, लेकिन मैं रमज़ान में भी नहीं खाता, अवॉइड करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो फिर खाते क्या हैं? हम ये रोटी सालन मटन हो, सब्जी वगैरह, ये ज़्यादा हम यूज़। अच्छा बगदादी साहब, वो हिना की तो बातें क्योंकि खाने से शुरू होती हैं, खाने पे खत्म होती है, क्योंकि फूडी भी बहुत है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा खाने का शौक भी है। तो मैंने कहा खाने के सिलसिले को अब थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं और खाने से गाने की मैं तरफ चाह रही थी लोगों को पता चले कि कोई- सिंगर्स क्या खाते हैं फिर। जी होना चाहिए, नहीं पता खाते। होना हिना चाहती है कि लोगों को ये तो पता चल गया कि हिना क्या खाती है। अब ये हिना singers का भी पता अब चले। हिना सबका बताए कि सब क्या क्या खाते हैं। अब रिसेंटली कौन सा गाना है आपका? अब मेरा चंद दिन पहले गाना आया है मेरे अपने चैनल बगदादी प्रोडक्शन पे। हाँ, वो सुनते हैं फिर आपसे। कोई टणक माया मार गतेंदी है तेरी जालिम अख माया, मैनू तेरियां अखियां कालियां बड़ियां पसंद आइयां, मैनू तेरियां अखियां कालियां बड़ियां पसंद आइयां, ओ शर्मा के वेखण वालियां बड़ियां पसंद आइयां। एक वार जे पूछे सवार मैं दसा, एक वार जे पूछे सवार मैं दसा, मैनू तेरियां अखियां कालियां ओ बड़ियां पसंद आइयां, किसे होर नाल बिल्कुल दिल को वटाया कोई नहीं, दुनिया ते तू वखरा बेली बनाया कोई नहीं, तेरे नाल सजन भई वालियां ओ बड़ियां पसंद आइयां, ओ तेरे नाल सजन भई वालियां बड़ियां पसंद आइयां। एक वार जे पूछे सवार मैं दसा, एक वार जे पूछे सवार मैं दसा, मैनू तेरियां अखियां कालियां ओ बड़ियां पसंद आइयां, ओ बड़ियां पसंद आइयां। जबरदस्त। इस शायरी के पीछे क्या राज है, थोड़ा ये बताए। पी ले कॉफी भी ले प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्या था? इतवार नहीं सानू, इतवार सोमवार क्या था गाने में? आज एक बार तू पूछे 100 बार, मैं एक बार आप पूछेंगे मैं 100 बार बताऊंगी। अच्छा, मैंने कहा वो क्या कह रहे, इतवार को पूछेंगे सोमवार को नहीं, एक बार आप अगर पूछेंगे तो मैं आपको 100 बार बताऊंगा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। इसमें मतलब ये मुझे लगा वो शायर कह रहा है इतवार नु पूछे सोमवार दसा। चलो एक बार जे पूछे, सॉरी माय बैड। नहीं, ये तो आपको मुझे लगता है मेरे से क्लासेस ले लेनी चाहिए, मतलब आपके पास इतना बड़ा। अच्छा, ये सराइकी फिर थोड़ी आसान है, आपके वाली थोड़ी, हाँ अच्छा, आपके लिए थोड़ी मुश्किल है। यस, ये इसमें पंजाबी टच है ना, सराइकी एंड पंजाबी मिक्स है। बोली जाती है रचनावी। हाँ, ये समझना आसान है। ये रचनावी है, ये प्योर सराइकी नहीं है, इसलिए शायद आपको समझ आ रही है, बिकॉज़ इसमें पंजाबी के सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन इतवार और सोमवार मतलब नहीं, वो क्या था? इतवार वैसे ना जमील क्या था? एक बार जे पूछे 100 बार मैं दसा। हाँ, तो ये बात है, एक बार अगर इतवार जे पूछे 100 बार मैं दसा।
मजाक कर रहा हूँ। मुझे लगता है क्लासेस में से आप ले लेंगे। नहीं, ये आप मुझे समझ आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैं गाने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया करूंगी ताकि उसका एसेंस आप, जो आप तो यही सोच रहे होंगे कि इतवार और सोमवार के बीच में फंस गए होंगे। I don't know, वही कह रहा हूँ ना, माय बैड। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे आ जाएगी, समझ आ जाएगी। कुछ आपसे सीख रहा हूँ, कुछ बगदादी साहब से सीखने को मिलेगा। जरूर, कुछ हमारे और सिंगर्स जब आएंगे आप उनसे सीखने का मौका आपको। अगला गाना कौन सा सुनाएंगे आप? अगला गाना सोने दी चूड़ी। जो मेरा ज़्यादा फेमस हुआ तो वो मैं आपको सुनाने लगा। ठीक है, श्योर। इसके साथ जो मेरा दौड़ा था ना सोने दी चूड़ी के साथ साथ, वो भी बहुत फेमस हुआ, तो मैं स्टार्ट दौड़ से भी करता जी। चूड़ी दिल कमले दिया से मेरा ढोल जहान तू बखराए, ओए आम नहीं वो खासे। वाह शाला राशिदी ढोल पसंद कर ले, दिल सोच के ढेर उदास है वांगी भी सोनी जी में आवे सोना, ओए मेरा दिल बारी कदार शाना से। कोई काले काम आया आप पवे से ता, ओए चूड़ी पावणिए तामाया, सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई हुई है, सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई हुई है। छड़ नहीं से सकदे रह से सकदे समझो चाहिए, सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई हुई है, सोने दी चूड़ी। सोने दी चूड़ी घड़ सुनियारा तो ले दी, सोने दी चूड़ी घड़ सुनियारा तो ले दी। आप पवे सोनी बान ढोल दी, सोने दी चूड़ी। कोई सोने रंग माया सांभ के लई वधियाए, तेरी टुटी होई वंग माया, सोने दी चूड़ी मोड़ी मोड़ी अटके वंग नाले, सोने दी चूड़ी मोड़ी मोड़ी अटके वंग नाले। औखी बावे सौखी निबीसी ढोल दे संग नाले, सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना पाई हुई है, सोने दी चूड़ी। वाह वाह जबरदस्त। ये बगदादी साहब का ये गाना माशाल्लाह इतना हिट है और इतना वायरल है कि मेरा ख्याल है 65 मिलियन व्यूज इसको मिले हुए हैं। जबरदस्त, लोगों को आपका ये गाना पसंद आया। और बगदादी साहब आपकी आवाज में एक दर्द है, क्या कोई ऐसा दर्द है जिंदगी में भी जिसकी वजह से आवाज में भी दर्द है? कहा जाता है कि पूछ लेके कोई दिल का दर्द है जो आवाज में, दिल का दर्द है जो आवाज में भी नजर आता है, सुनने को मिलता है? तो बिल्कुल नहीं है, तो ये कुदरती आवाज में दर्द होता है किसी की आवाज में, ये अल्लाह की देन होती है। ये जो आवाज होती है ये अल्लाह की देन होती है जी, किसी को भी देन। शायर के बारे में जिस तरह कहा जाता है कि या तो उसका दिल टूटता है तो वो शायर बनता है, या फिर उसका जब दिल जुड़ता है तो वो बहुत अच्छा शायर। जब शायरी लिखता है तो उसकी वो आमद होती है,
जब वो शायरी लिखता है, जब आमद होती तब लिखता है, तब वो लफ्ज़ वगैरह जो उसके ज़हन में आते हैं वो कुदरती आमद होती, इसलिए उसके ज़हन में आते हैं। बगदादी साहब, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं बस एक सवाल पूछ लूं बगदादी साहब से। एक तो बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आए। और ये गाना कब आया था, तब सोने की कीमत क्या थी? तब तो बहुत सस्ता था, कम से कम 45-50 हज़ार था। तभी आपने आज सोना लेना बहुत महंगा पड़ा। नहीं, तभी आपने तोले की चूड़ी बोल दी, वरना अब तो मुझे लगता है माशे और उसकी बनेगी, जो जितनी महंगाई हो गई है। फरमाइश पूरी करना मुश्किल हो गई। आज तो 2.25 लाख पे सोना पहुंचा। इतनी महंगाई में भी लोग आपसे फरमाइशें कर रहे हैं चूड़ियां लाने की। प्रोग्रामों में तो फरमाइशें करते हैं, गाना वो सुनते ले हैं दे या ना ले दे, लेकिन गाना जरूर सुनते हैं। जबरदस्त। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जाते जाते हमें भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आए सुनो पाकिस्तान के सेट पे। नाज़रीन, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बात होगी आपकी सेहत की, गर्दन और कंधे के दर्द की आज हम बात करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। हम अक्सर देखते हैं कि घरों में हमें कोई ना कोई तनाव महसूस हो जाता है। इवन हम जब सो रहे होते हैं है ना, तो हमारा तकिए का एंगल भी अगर सही ना हो सोने का, तकिया सही जगह पर ना हो गर्दन के नीचे, तो हम सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई मसल पुल हुआ होता है। तो कंधे और गर्दन के दर्द की क्या वजूहात हैं? वो माएँ जो बच्चों की निगहदाश्त करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसका सामना करना पड़ता है। अच्छा, फिर बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा ये पेन आपको फेस करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं ना, पेन किलर ली, एक दो दिन में ठीक हुआ, ठीक है, उसके बाद हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। मसल रिलैक्सेंट खा लिया जी, मसल रिलैक्सेंट खा लिया, नींद भी आ रही होती है और हमें लगता है कि बस हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और बहुत से लोगों को फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है? क्या एक्सरसाइज की जाए या क्या एहतियात बरती जाए? क्या आपके मसल्स वीक हैं या आपको खुराक चेंज करनी है या लाइफस्टाइल चेंज करना है? इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हाफिज सैयद एजाज अहमद साहब मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूरो रिहैब हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि बड़ा ये ना लोग कैजुअली बता रहे होते हैं कि मेरे कंधों में बहुत दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द है, या अक्सर सो के उठते हैं और रात को आप बिल्कुल ठीक सोते हैं, सुबह उठते हैं तो गर्दन की एक साइड में दर्द होती है। और वही अगेन जिस तरह से जमील ने कहा कि पेन किलर ले ली, मसल रिलैक्सेंट खा ली और फिर से नॉर्मल एक्टिविटीज में चल गया। तो क्या वजूहात हैं, क्यों होती है ये दर्द? बहुत कॉमन एक कॉज, बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम जो कि लोग फेस कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा इसकी फ़िलॉसफी की तरफ जाता हूँ। बैकग्राउंड में आप लोगों ने कभी देखा होगा, जिम में जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ट्रेनर का एंगल के ऊपर बड़ा फोकस होता है। वो कहते हैं जी आपने प्रॉपर एंगल के ऊपर आपने वेट लगाना है। बिल्कुल। इट मीन कि हमारी बॉडी की एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर सिमेट्री में मैक्सिमम होती है। जब आप उस पोस्चर से बाहर निकलते हैं, किसी गलत पोस्चर में बैठते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपने कोई एक्सर्ट कर लिया है और गलत पोजीशन में बैठ के कर लिया है, ऑब्वियसली हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उस रॉन्ग पोस्चर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता। सही। जब वो प्रिपेयर्ड नहीं होता, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन द फॉर्म ऑफ स्पैज्म वो रिएक्ट करता है। वो जो रिएक्शन है, वो जो पेन है, दरअसल वो बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। अगर हम उसको समझ सकें तो बॉडी हमें अलार्म कर रही है, वार्न कर रही है कि आप अपने पोस्चर को ठीक रखें, आपका ये मसल हर्ट कर रहा है, इसको रेस्ट दें। नेक्स्ट टाइम आपने जो वेट उठाया था, आपने गलत पोजीशन में उठाया था, अब आपने वैसे नहीं उठाना। सही। लास्ट नाइट आप जिस पोजीशन में सोए थे वो गलत थी, सही। आपने दोबारा इस पोजीशन में नहीं मतलब सोना। ये सारा कुछ का, इस सारे दर्द का ताल्लुक हमारे बैठने के, हमारे सोने के पोस्चर एंड पोजीशन से है। तो डॉक्टर साहब ये बता दें, बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए? मैं कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, मेरा क्या पोस्चर होना चाहिए? क्या टेक लगा के बैठूं? इरेक्ट पोस्चर, सपोर्टेड सिटिंग बहुत अच्छी सिटिंग है, लेकिन इसकी बाकायदा एक डोमेन है जिसको एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पोस्चर्स। आप मशीन पे खड़े होकर काम कर रहे हैं, व्हाट इज द सेफ पोस्चर? आपने कोई वेट उठाना है, एक लेबर है, वो लेबर ने बेचारे ने सारा दिन वेट कैरी करना है, कौन सा सेफ पोस्चर होगा कि वो अपनी बॉडी को
प्रोटेक्शन में रख सके। जो लोग ऑफिस में बैठे हैं और उन्होंने 8 से 9 घंटे ऑफिस में कुर्सी पर ही बैठना है, कंप्यूटर के सामने बैठना है, किसी ऑफिस वर्क में वो ऐसे जगह पर काम करें कि उनको लैपटॉप के सामने बैठना ही पड़ता है, उठने का भी अक्सर लोगों को टाइम नहीं मिलता, ब्रेक उस तरह से, क्या पोस्चर रहना चाहिए, किस तरह से आप प्लीज ये बता दें कि आप पीछे टेक लगा के बैठ सकते हैं, कमर को सपोर्टेड पोस्चर हो सकता है। उसके अंदर सिर्फ जो बेसिक आइडिया होता है कि जब आप नेक के पोस्चर की बात करते हैं तो अगर आप कोई आईटी कंसल्टेंट हैं, आपका ज़्यादा यूज़ है कंप्यूटर का, लैपटॉप का, तो उसकी हाइट इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आपको बेंड करके उसको ना देखना पड़े। आई लेवल पे होना चाहिए, आपके आई लेवल के ऊपर है। जो हमारी चेयर्स हैं वो जितना इरेक्ट 90 डिग्री सिटिंग हमें देंगी वो उतनी सेफ हैं, उतनी वो एर्गोनॉमिकली फ्रेंडली हैं। बैठना मुश्किल हो जाता है ना, बैठना मुश्किल होगा। उसका तरीकाकार ये है कि आप उसका कंफर्ट थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर सकते हैं, कुशन रख के, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपनी पोजीशन को चेंज करके, थोड़ी देर के लिए उठ के आप उस पोस्चर से आउट हो, थोड़ा सा वॉक किया आपने, आप दोबारा उस पोस्चर के अंदर आ गए। लेकिन आजकल आपने सोफास देखे होंगे जो जिनकी विड्थ ज्यादा होती है, यानी आप बैक सपोर्ट तक पहुंच ही नहीं सकते। वो एर्गोनॉमिकली अच्छे सोफास नहीं है। एक तो आप लो सिटिंग में जाते हैं, फिर आपके पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है, अगर आपने उसके ऊपर बैठना है आप ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। अच्छी फेयर सिटिंग जो है उसके लिए इरेक्ट स्पाइन का होना, इरेक्ट सिटिंग पोस्चर का होना, नेक का स्ट्रेट होना, ये हमारी सेफ पोस्चर्स की अलामत है। सेकंड एक और चीज़ है कि फ़र्ज़ करें एक वार्डन है और वो ड्यूटी पे खड़ा हुआ है, उसने 6 घंटे ड्यूटी करनी है, उसने इरेक्ट पोस्चर तो मेंटेन कर लिया लेकिन उसकी बॉडी में, उसके मसल्स और उसके बोन्स में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो उसको कोप कर सके 6 आवर्स की स्टैंडिंग को। दूसरा काम ये है कि आपने अपने आप को प्रिपेयर भी करना है। अगर क्रिकेटर ग्राउंड में जाता है तो वो गेम खेलता हुआ तो नज़र आता है, लेकिन जो वो जिम कर रहा होता है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है उस वर्कअप के लिए, वो हम लोग नहीं देख सकते। अपने आप को पहले अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, अपनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएं। अगर आप 6 घंटे की अच्छी स्टैंडिंग करना चाहते हैं, अपनी बैक को स्ट्रेंथ अप करें। आपकी रूटीन में बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, बिल्कुल सही। तो कोई भी प्रोफेशनल है उसको अपने आप को स्ट्रेंथ अप करना चाहिए। बिल्कुल सही, आप प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी, प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी। अच्छा डॉक्टर साहब, पेन रिलीफ की तरफ आते हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया, बुढ़ापे में भी ज़्यादा एज वाले लोगों को भी इन पेन्स को बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है और फ्रीक्वेंटली होना फिर ये शुरू हो जाते हैं। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप का क्या मशवरा है कि इसके तरीका इलाज में सेफेस्ट क्या क्या है? किस तरह आप, हम तो लाइक पेन किलर खा ली, मसल रिलैक्सेंट खा ली, ठीक हो गया, उसके अलावा क्या तरीका है कि हम, जैसे कहते हैं पट्टे पे पट्टा चढ़ गया या नाड़ पे नाड़ चढ़ गई, तो ये बेसिकली है क्या? एक्चुअली ये स्पैज़म की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। किसी भी मैकेनिकल इंसल्ट से जॉइंट की या मसल्स की एक इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके साथ अकड़ाव का फिनोमिना आता है, स्पैज़म आता है। जो स्पैज़म है ये दरअसल उस एरिया को इमोबिलाइज करने की एक नेचुरल कोशिश है। और ये गॉड गिफ्टेड है। वो जो स्पैज़म आया है वो दरअसल इसलिए आया है कि इस एरिया को मूव होने से रोकें, इसको हील अप होने दें। फिर इसको दोबारा यूज करें। वो इंडिकेशन है इस चीज़ की कि यहाँ पे मैकेनिकल इंसल्ट हुई है, आपने इसको हीलिंग का टाइम देना है। उसके बाद आप दोबारा इसको, आप देखेंगे इन्फ्लेमेशन सेटल डाउन होती है, स्पैज़म आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली रिलीव होता जाता है। उसके बाद आपको एक दफ़ा स्पैज़म आ गया तो फिर आप फेयर यूज़ पॉलिसी की तरफ जाएं। हर मशीन की, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक फेयर यूज़ पॉलिसी है। फिर ह्यूमन बॉडी की क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। ह्यूमन बॉडी की भी एक फेयर यूज पॉलिसी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं इस हद तक एक्सर्ट कर सकता हूँ, ये मेरी लोडिंग कैपेसिटी है, मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता। एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको पता है मैं इससे ज़्यादा मीठा नहीं ले सकता, वो अवॉइड करता है। अगर आपको अपने मसल की स्ट्रेंथ का पता है कि जी मैं 50 kg से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता, आप 50 kg से ऊपर वेट उठा के अपने आप को जुल्म ना करें, अपने आप जुल्म ना करें। अगर आपने वो करना भी है तो अपने आप को प्रिपेयर करें। और वंस यू आर इन पेन, उसके बाद प्रॉपर तरीकाकार तो जैसे ये बनता है कि आप ऑर्थोपेडिक को विजिट करें, आप अगर स्पाइन का इशू है न्यूरोसर्जन को विजिट करें, प्रॉपर कंसल्टेशन लें। उसके बाद अगर फिजियो एडवाइस होती है, एक्यूट फेज के अंदर जब पेन बढ़ रहा हो उस वक्त रेस्ट हमें ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा। आप एक रेस्टिंग फेज दें, अच्छा रेस्टिंग फेज दें, अच्छी एंसिड्स चलाएं, मेडिकेशन होगी, उसकी पेन सेटल डाउन होगा, उसके बाद एक रिहेबिलिटेशन का फेज स्टार्ट होगा।
कि आपने किस तरह से अपने आप को वापस नॉर्मलाइज करना है, एक नॉर्मल रूटीन में लेके आना है। और इसमें एक्सरसाइज भी होती है? उसमें एक्सरसाइज होगी। फिजियोथेरेपी उसकी मोबिलिटी को रिस्टोर करेगी और उसकी स्ट्रेंथ को उस बॉर्डर लाइन से, हम दरअसल एक बॉर्डर लाइन पे चल रहे होते हैं, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि हम मेडिसिन लेते हैं, सेटल डाउन हो जाता है, फिर चल पड़ते हैं हम, फिर दोबारा मेडिसिन लेते हैं। हम दरअसल एक बाउंड्री लाइन पे चल रहे होते हैं। जैसे ही स्ट्रेस आया हम पेन जोन के अंदर, हमने करना है कि हम उस बाउंड्री लाइन से सेफर जोन में जाएं और उस बाउंड्री लाइन से अवे जाते जाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं। एक आदमी को 1 घंटा खड़े होने के बाद पेन आ जाता है, एक को 6 घंटे खड़े होने के बाद भी पेन नहीं आता। दोनों में इसका मतलब किसी चीज़ का फ़र्क है, वो है स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बिल्ड करें जी। जब फिजियोथेरेपी ख़त्म होगी तो वो आपको इतना एफिशिएंट कर देगी कि आप दोबारा उतनी आसानी से पेन जोन के अंदर एंटर नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सोने के पोस्चर की भी बात की और आपने कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तकिया जो है अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या रेकमेंड करते हैं, कौन सा तकिया इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि सख्त तकिया और फिर 3-3 तकिए सर के नीचे रख के सो जाते हैं। तकिया एक तो बता दें कि कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी उसमें कौन सी कॉटन होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए और कितने तकियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अक्सर जब हम नींद से उठते हैं तो हमारा पोस्चर तकिए की वजह से भी जो है ना बहुत ख़राब होता है, क्योंकि हमने 3 तकिए रखे हुए होते हैं सर के नीचे। जब हम उठते हैं तो वो डिसबैलेंस ही होना है ना बॉडी ने। तो किस तरह से आप इस चीज़ को भी डिफाइन करेंगे कि क्या कितने तकिए होने चाहिए? अगर हम ह्यूमन बॉडी की एनाटमी की बात करें तो हमारे बॉडी में आप कभी अगर ग्राउंड पे लेटे हुए किसी शख्स को देखें जी, तो वो बड़ी आसानी से अपना सर ज़मीन पे रख सकता है। बिल्कुल। इट मीन कि हमारी ह्यूमन बॉडी की मेकिंग में पिलो बहुत ज़्यादा कहीं रोल प्ले नहीं करता, लेकिन आप फॉर द कुशनिंग इफेक्ट आप छोटा सा पिलो यूज़ कर सकते हैं। जब आप छोटा कुशन यूज़ करते हैं, कभी कभार ये होता है कि आपकी नेक हॉलो रहती है, वो अनसपोर्टेड रहती है, यानी आप कभी खुद भी लेट के ट्राई करेंगे, जब आप लेटेंगे और नीचे टच करेंगे ना तो आपकी नेक नीचे टच नहीं करती, सर तक टच कर रहा होता है। बिल्कुल। इसका मतलब कि हमारे सर्वाइकल में एक कुशन की गुंजाइश मौजूद है। तो आजकल कॉन्टूर्ड पिलो आए हुए हैं। कॉन्टूर्ड पिलो क्या करते हैं कि वो सर्वाइकल के लेवल से नेक के लेवल पे वो हाई होते हैं जी जी। जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे वो उनकी हाइट लो होती चली जाएगी। इसका मतलब कि जब आप उसके ऊपर लेटेंगे तो आपकी सर्वाइकल जो नेक पे है वो सारी रात सपोर्टेड रहेगी और वो हाइटिंग का इफेक्ट जो है वो नहीं मिलेगा। जो 2 पिलो या 3 पिलो यूज़ करने वाले लोग हैं उसमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जो ज़रा ओबीज हैं और जो कहते हैं कि मैं सर नीचे रख के लेटता हूँ तो मुझे सांस नहीं आता। यस। उनके लिए जो टेक्निक है वो ये है कि बजाय आप तकिया रेज करें 2-3 तकिए, जो आपकी बेड साइड है उसके कॉर्नर्स पे आप 2-2 ब्लॉक्स रखवा दें और हेड साइड रेज कर दें बेड की। पूरे बेड को ही आप पूरे बेड को आप अपराइज कर दें। कुछ लोगों में गर्ड की प्रॉब्लम होती है, रिफ्लक्स करता है खाना जो है रात के वक्त जब वो लेटते हैं तो एक तो उसका तरीकाकार ये होता है कि खाना जल्दी खाएं और रात को सोने और उनके लेटने के दरमियान कोई 2 घंटे का मार्जिन हो या कम से कम 1 घंटे का मार्जिन हो, उसके बाद वो बेड पे जाएं एम्प्टी स्टमक हो। दूसरी बात कि आपने जो बेड लगाया हुआ है उस बेड की हेड साइड को ब्लॉक्स रख के आप थोड़ा सा एलिवेट कर लें। अगर आप तकिए रख के करेंगे एलिवेशन तो फिर वो सारा आपके नेक डिसबैलेंस हो जाएगा और वो तो फिर चूंकि बेड ऊपर होगा तो फिर तो पूरी बॉडी ही आपकी, फिर आप थोड़ा सा हो जाएगा। वो जो टिल्ट है ना एक्चुअली वो गर्ड की रिक्वायरमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, जी 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 मैं इसी पेन से रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मसल्स सुन्न होना शुरू हो जाते हैं या फिर क्रैम्प्स पड़ते हैं। Exactly. तो क्या ये भी पेन की ही इसी पेन की एक किस्म है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जैसे शोल्डर और कंधों में आता है तो वो फिर ट्रैवल भी करता है, वो या तो ट्रैवल करता है वो आपकी बाजू में आ जाता है या उंगलियों में कहीं, और बाजू सुन्न हो जाते हैं, हाथ अक्सर सुन्न हो जाता है, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। ये एक्चुअली स्पाइनल पेन होता है। जब आपकी कमर पे स्ट्रेस आता है स्पाइन के मोहरों के ऊपर तो वहाँ से नर्व्स निकलती हैं जिन्होंने हमारे बाजुओं का कंट्रोल संभाला हुआ है। ऐसे ही हमारी कमर से जो नर्व्स निकलती हैं उन्होंने टांगों का कंट्रोल संभाला हुआ है। तो ब्रेन के और बॉडी के दरमियान में नर्व्स का एक जाल बिछा हुआ है। ओके। जब आपके मोहरे किसी ख़ास पोजीशन में या एज के गुजरने के साथ की वजह से डीजनरेशन की वजह से उन नर्व्स पे प्रेशर आना शुरू होता है
फिर हमें पेन्स के साइंस भी आ जाते हैं और हमें वो जो आप सुन होने की कैफियत बता रहे हैं ना, वो सुन होने की कैफियत भी हमें मिलती है। वो दरअसल ये शो कर रहा होता है कि हमारी नर्व्स पे प्रेशर है। आपने कभी देखा होगा कि बैठे बैठे आप गलत पोस्चर में बैठे रहें, थोड़ी देर में आपका बाजू सो जाता है या टांग सो जाती है। एग्जैक्टली। वो क्या हुआ होता है, वो नर्व उतनी देर के लिए प्रेस हुई रही और प्रेस रहने की वजह से वो एरिया, लेकिन वो आप उठते हैं, प्रेशर रिलीज होता है, वो थोड़ी देर में सेट हो जाए। लेकिन जो प्रेशर स्पाइन पे आ रहा होता है वो ऑब्वियसली या तो एक्सरसाइज से सेटल होगा या मेडिकेशन से सेटल होगा। उसके लिए प्रॉपर तरीकाकार जो है ना वो हमने फॉलो करना होगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो शियाटिका का पेन है, इसका दर्द किस तरह से, इसका क्या ट्रीटमेंट है? बहुत सारे लोग बहुत दर्द में मुब्तला होते हैं, इसकी वजह से बैठना मुहाल हो जाता है, सोना मुहाल हो जाता है। इसके लिए क्या फिजियोथेरेपी है? व्हाट डू यू रेकमेंड? क्या पोस्चर का ठीक होना अगेन इज इम्पोर्टेंट? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी मैं नेक की बात कर रहा हूँ कि नेक की पेन रेडिएट करके आर्म्स में आती है, ऐसे ही जो बैक से पेन रेडिएट करता है वो एक शैटिक नर्व होती है। उस शैटिक नर्व के पेन की वजह से इसको शैटिका कहा जाता है। तो अब हम जिस वक्त ये पैटर्न डेवलप होना शुरू हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेकअप करवाएं, प्रॉपर उसकी रिकमेंडेशंस लें फिजियोथेरेपी की, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। फिजियोथेरेपी जो है ना उसके पास काफ़ी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हीटिंग और अल्ट्रासाउंड, हमारे पास मोडेलिटीज ऐसी हैं जिनके थ्रू हम पेन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बैक को स्ट्रेंथ अप करना ज़रूरी है। अगर आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं आपकी नर्व्स के ऊपर प्रेशर इतनी आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपके मसल्स वीक हैं आप फिर वही बॉर्डर लाइन वाला सिलसिला चलता रहेगा। आप पेन में गए हैं, फिर बाहर निकले हैं, फिर पेन में गए हैं, फिर बाहर आए हैं। आज की डिस्कशन का कंक्लूजन ये है डॉक्टर साहब के हमें स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना पे काम करना चाहिए और अपने पोस्चर पे, और जितना जल्दी कर लें उतना बेहतर है, उतना हमारे लिए। तो उसमें पोस्चर गलत हो भी जाए या कुछ मिसट्रीट हो भी जाए बॉडी किसी लिहाज से, तो क्या होगा कि स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना जो है वो उसको कवर कर लेगा। बिल्कुल, स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मुझे लगता है कि हमारे लाइफस्टाइल में हमें जिम जाना जो है ना उसको इंक्लूड करना चाहिए कि हमें रोज जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्कआउट। अगर हम जिम नहीं भी जा रहे तो हम वॉक कर सकते हैं, हम घर पे कार्डियो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैट्रेस अगैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बड़े नए नए मैट्रेस आ गए हैं, स्प्रिंग मैट्रेस फिर लोग लेना शुरू कर देते हैं, फोम मैट्रेस हैं, पता नहीं मेमोरी फोम्स हैं, मेमोरी फोम्स हैं। व्हाट डू यू रेकमेंड? क्या मैट्रेस सिंपल हो चल जाता है? क्या मैट्रेस का कोई अमल दखल है हमारे पोस्चर में, हमारे? इसमें ना मैं सुन्नत कोड करूँगा कि खजूर की छाल का बिस्तर जो है ना वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे। सख्त बिस्तर कोड हुआ हुआ है और इस्लाम में जो चीज़ दी जाती है ना उसके पीछे लाजमी कोई ना कोई फिलॉसफी, कोई बैकग्राउंड होता है, हमें उसको फॉलो करना होता है। जो हमारे हार्ड मैट्रेसेस हैं, हम बैक के पेशेंट्स को फर्म सरफेस रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल स्टिफ फर्म सरफेस, नॉट स्टिफ, फर्म, इतनी सॉफ्ट ना हो कि बॉडी उसके अंदर धस जाए, डिप डाउन हो जाए। वो इतनी की फर्म होनी चाहिए, उसमें जो लेटने के बाद आपको फीलिंग है रिलैक्सेशन की वो भी सॉफ्टनेस मिलनी चाहिए, लेकिन वो इतनी फर्म हो कि जो बॉडी के मसल्स हैं वो इनएक्टिव ना हो जाएं। बिल्कुल सही। और जो बहुत स्टिफ मैट्रेसेस होते हैं कि बिल्कुल आप बैठे हैं तो आपको एहसास होता है आप ईंटों पे बैठे हुए हैं, वो भी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स अगेन रेकमेंड करते हैं। अब मैंने बताया ना कि हार्ड फर्म मैट्रेस जो है वो रिकमेंड किया जाता है फॉर द लो बैक पेन, सर्वाइकल स्पाइनल इश्यूज के लिए फर्म मैट्रेस को प्रेफर किया जाता है। बिल्कुल जो सॉफ्ट हमारे मैट्रेसेस होते हैं वो उतना ही प्रॉब्लम करेंगे, कंफर्ट तो दे रहे होते हैं लेकिन वो हमारे मसल्स को ना रिलैक्स करते जा रहे बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो डिस्कशन है वो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। मेरे लिए तो थी, 2-3 चीजें बड़ी अच्छी सीखी है मैंने, तो जो चीजें मैं सीखता हूँ फिर उसको पास ऑन भी करता हूँ, और आप भी जो सीखें आगे उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, पास ऑन भी करता हूँ ताकि लोगों का भला भी हो जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब वक्त हो गया है हमारे सेगमेंट क्या आप जानते हैं का। तो 2 सवाल हैं आज। पहला सवाल ये है, पहले सवाल पूछ लें फिर डिसाइड कर लेंगे किसने किससे क्या पूछना। ओके। ठीक है। पहला सवाल ये है कि एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ एक मुल्क में पाया जाता है। और आज का दूसरा सवाल ये है कि शहद की मक्खी को कौन सा रंग नजर नहीं आता। तो ये 2 सवाल हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं और पहला सवाल ये है कि एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ एक मुल्क में ही पाया जाता है। बताएं जी। अच्छा वो ये क्या बताना है, मुल्क या जानवर? ऐसा जानवर जो सिर्फ एक मुल्क में पाया जाता है। तो गैस क्या करना है प्रोड्यूसर साहब? मुल्क या जानवर? पहले जानवर फिर मुल्क। हिंट्स दे दें प्लीज जल्दी से।
ओके, हिंट्स मैं आपको देता हूँ। ये वो कौन सा जानवर जो सिर्फ एक मुल्क में पाया जाता है? हाँ, हिंट कैसा चाहिए आपको? सर्द मुल्क है या गर्म मुल्क हाँ है? जी, गरीब मुल्क है या अमीर मुल्क है, ये बता दें। और जानवर जो है वो कहाँ पाया जाता है? जंगलों में या घरों में या एज अ पेट है? पेट? हाँ, या एज अ पेट भी होता है। ये वाले आपके छुपे हिंट्स हैं? रुस्तम जानवर है कि कहीं नजर ही नहीं आता, अचानक से कहीं से निकल आते हैं, जैसे कॉकरोच है। तो क्या है? क्या है? कॉकरोच इज नॉट जानवर, इंसेक्ट है। एशियन मुल्क है पहला हिंट। एशियाई मुल्क में, इतने एशिया में मुल्क है, अमीर या गरीब? एशिया में अमीर मुल्क एशिया में है। अमीर मुल्क। नाम का इनिशियल बता दे, मुल्क के नाम का इनिशियल बता दे। आर तो नहीं है, पीसीआर से आवाज आ रही है, आर नहीं है। कि आपने इसको जवाब नहीं बताया? इसीलिए जल्दी जल्दी दे रहा हूँ, वो उधर से स्लो है ना, इसलिए मैंने कहा कोई भी जवाब दे दो। सी। चाइना भी बनता है सी से। पहले जानवर तो गैस करें। जानवर क्या है? क्या कॉमन जानवर है? हमने देखे कोई कैंगरू टाइप की चीज तो नहीं है? पेंगुइन तो नहीं है? पता नहीं, भालू कैंगरू तो नहीं है? भालू भी हो सकता है। हिना देखें मेरा सवाल। हिना मेरी बात सुने। नो, देखें मेरी बात सुने। बियर? हिना पैनल से बातें करना छोड़े, मेरी बात सुने जी। एक ऐसा मुल्क, वो एक ही मुल्क में पाया जाता है वो जानवर। ओके। और वो अमीर मुल्क है। ठीक है। और ये जो जानवर है ना जी, ये ठंडे इलाके में रहता है। पेंगुइन तो नहीं है? नो। पेंगुइन? नो। पांडा तो नहीं है? पांडा है जनाब। I guessed it right. यस, आज ये जो गैस वाला सीन है ना, ये बहुत स्लो हो गया थोड़ा। पांडा है वो जानवर। पांडा जानवर, और ठीक है। चेक रिपब्लिक वो मुल्क है जहां पर ये पाया जाता है। तो ये था इसका जवाब। अब आपसे अगला सवाल। शहद की मक्खी को कौन सा रंग नजर नहीं आता? शहद का, मेरे ख्याल में शहद का रंग आता है, पता नहीं, आई डोंट नो। हिंट दे ना, हिंट दे। अच्छा, अब हम कह रहे हिंट दे। वही ना, हम कह रहे हिंट दे, उधर से आवाज ही नहीं आ रही। पीसीआर, आर यू गाइस लिसनिंग टू अस? कोई हिंट दे दें प्लीज जमील को। मुझे बता दें। मुझे आपने देना है हिंट, ना दे जल्दी। हिना टाइम बहुत कम, गेस करें। हिना 56 हो गया, हिंट देने टाइम बहुत कम रह गया। इवन आई एम क्लूलेस। दे ना, हिंट दे। हिंट दे। रेड। मैं कह रहा हूँ हिंट दे। रेड कलर नहीं ना। मैं कह रहा हूँ हिंट दे। मेरे सामने जवाब बता रहे। मैं बताती हूँ, मेरे सामने मरियम खड़ी हुई थी तो उन्होंने इशारा कर दिया, मेरी फिंगर को देखी तो मुझे लगा रेड कलर की वो बात करी है। शहद की मक्खी को लाल रंग नजर नहीं आता, बट आई किल्ड इट यार। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका जवाब बिल्कुल सही है। नाज़रीन, अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।